नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अभी से हम सबके जीवन में ढेर सारे रंग बिखरे, मुनाफे का रंग यानी हरा रंग ज़्यादा भरे आप सबके पोर्टफोलियो में। सभी लोग प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज 1.25 लाख की शुरुआत करेंगे। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है, कुछ के काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है, पता है, लेकिन होली को एंजॉय कीजिए अच्छे से, मुस्कुराते हुए। होली के बाद फिर से नई रणनीति बनाएंगे और आज तो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे ही देंगे। आज के हमारे विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री जी मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। बाजार दायरे में है फिलहाल, 13 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन जो है, जो गिरने वाले शेयर हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में दबाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। 1212 शेयर बढ़ के हैं, 1506 शेयरों में गिरावट है। अरुण सर जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले तो आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और आज दायरे में है बाजार, एक्सपायरी का दिन है, क्या क्लोजिंग बेसिस पे दबाव बढ़ सकता है क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, गुड आफ्टरनून आपको, आपकी पूरी टीम को, सभी व्यूअर्स को हैप्पी होली। आज होलिका दहन है और कल होली खेलना है। अब ये 2 दिन का वीकेंड भी है, तो आराम से होली को एंजॉय करें। सेकेंडली विपुल जी, मार्केट की जहां तक बात है, अंडरलाइन थोड़ा मुझे लग रहा है विपुल जी, थोड़ा स्ट्रांग हुआ है पिछले 3 से 4 दिन में। अगर आप मार्केट की बात करें तो गिरावट में मुझे लग रहा है बाइंग देखने को मिल रही है, तो कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में रहे। एक लेवल पे मेरी नजर है 22,300, 22,250, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो अगर निफ्टी की जहां तक बात करें, मुझे लग रहा है साइडवेज है, न्यूट्रल है, कोई मोमेंटम नहीं है। 22,300 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी और 22,600 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, तो एग्जैक्ट मिड ऑफ द रेंज में है। तो निफ्टी में तो कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, पर एक चीज जरूर देखने को मिल रही है, अंडरलाइन थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। तो मेरा बायस थोड़ा बाय ऑन डिप्स का ही है, और 22,300 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। और ऊपर में चूंकि आज एक्सपायरी, आज एक्सेप्शन ले सकते हैं, मुझे लग रहा है धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 22,300 मुझे लग रहा है जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आज होलिका दहन का दिन है सर, तो बीच बीच में कुछ एक कैसे शेयर भी आप बताते रहिएगा जिनको जो है, जिनका दहन कर दिया जाए आज, मतलब जो पोर्टफोलियो में है व्यूअर का और हमारे व्यूअर्स के, हमारे रिटेलर्स के, लेकिन फेवरेट स्टॉक्स में से हैं, लेकिन आपको लगता है कि फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, उनको बीच बीच में हम लोग चर्चा करके थोड़े थोड़े शेयर ऐसे रहें जो कि आप कहें कि नहीं अब विदा कर लीजिए इनको, और अपॉर्चुनिटी जहां बेहतर है वहां पर हम लोग पैसे लोग अपने बनाते हुए दिखाई दें। तो होलिका दहन के दिन में आपने अच्छा याद दिलाया होलिका दहन का, तो इस पर आज हम लोग विशेष रूप से थोड़ा सा बीच बीच में गौर करते रहेंगे। चलिए, बहुत सारे दर्शक हैं सर, आज के मौके पर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। वैसे तो आज का दिन ही पूरा पीएसयू का दिन है, अक्रॉस द बोर्ड खबरें हैं, बीएल को लेकर के खबरें हैं, एमटीएनएल को लेकर खबरें हैं, तो उन पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अवनीश चौधरी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं कि बहुत लंबी लिस्ट भेज दी है सर आपने, कह रहे हैं ओला, बीएल, एचएल में मैं किस लेवल पर एंट्री, किस स्ट्रेटजी के साथ एंट्री लेवल लूँ, यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा। तो क्या इनमें से ओला होना चाहिए सर पोर्टफोलियो के अंदर? क्या ये, चूँकि एंट्री लेना, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, करें 2 लाख रुपए हैं, किस्तों में कब कब निवेश करना चाहिए इनको? देखिए विपुल जी, 3 स्टॉक इन्होंने बताया, जो कि मैंने अगर सही सुना, ओला, बीएल और एचएएल। ओला में तो डेफिनेटली मेरी कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। नो डाउट स्टॉक अब काफी नीचे आ चुका है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पर स्टिल ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है कि आप जाके बाई कर लें, ना चार्ट्स पे ना फंडामेंटल कोई न्यूज है। पर अगर तीनों में से पिक करना है तो मुझे लग रहा है एचएएल एक अच्छे लेवल्स पे है। बीएल, एचएएल हमेशा से फेवरेट रहे, तो बीएल थोड़ा चल चुका है, 280-85 के बीच में अभी स्टॉक चल रहा है, तो बीएल मुझे लग रहा है करेक्शन थोड़ा बहुत वापस आ सकता है, पर एचएएल में जरूर बाई करना चाहिए। एचएएल अच्छे वेल प्लेस्ड है, और चार्ट पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन एचएएल में देखने को मिल रहा है। तो एचएएल में अगर बाई करना है तो डेफिनेटली करें। 2 बाइंग के लेवल्स मैं बताता हूँ, 3400 और 3300, ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पे मजबूत सपोर्ट है, तो इसके बीच में जरूर बाई करें। बीएल अगर बाई करना है तो 375 और 275 और 260 के बीच में इसको बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है बीएल का चार्ट भी काफी मजबूत है और एचएएल का चार्ट भी काफी मजबूत है, तो दोनों को बाई करके चले, किस्तों में बाई करें। 275-265 के बीच में बीएल को बाई करें, और एचएएल 3300 और 3400 के बीच में बाई करके चल सकते हैं। ओला के लिए फिलहाल अवॉइड करें, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आएगा चार्ट पे या फंडामेंटल कोई न्यूज आती है, देन इस पे कॉल लेंगे, तो फिलहाल अवॉइड करके चल सकते हैं।
ओला अवॉइड करें सर, और बीएल और एचएल के लेवल आपको बता दिए गए हैं। विजय प्रजापति जी कह रहे हैं हैप्पी होली। अरुण सर, विपुल सर, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टारगेट जानना चाह रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रखें क्या सर? मतलब बहुत थका दिया इसने, काफ़ी लंबा वक्त हो गया कि अब मर्जर हो रहा है, और हम लोग हर दूसरे दिन लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से वेट भी कर रहे हैं। क्या रखे रहे हैं अभी भी? विपुल जी, स्टॉक कंपनी अच्छी है। पहले पहले भी मैंने डिस्कशन किया, जहाँ पे ज्यादा रिटेलर्स का फोकस आ जाता है या ज्यादा ओवर हाइप हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो वो स्टॉक वापस नीचे चला जाता है। यही चीज आईडीएफसी के साथ भी हुआ है। रिजल्ट्स भी खराब थे और कंटिन्यूस स्टॉक में ब्रेकडाउन है। और जैसा कि आपने कहा होलिका दहन में कौन सा स्टॉक करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर आप निकाल के कोई पीएसयू बैंक में स्विच हो जाते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया या कैनरा बैंक हो गया, वहां से ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक स्टॉक हो सकता है जहां पे आपको एग्जिट लेना चाहिए। और यहाँ से अगर आपको निवेश करना है तो पीएसयू बैंक्स में निवेश करें, वहां पे मुझे लग रहा है ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिले। चलिए, तो ये राय आपके लिए है, निकाल दीजिए जो है यहाँ पर आप आईडीएफसी को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी तरीके से और भी शेयरों पे हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो लेते हैं, और प्रवीण गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी ढेरों बधाई सर। और एनएफएल पे इन्होंने 128 रुपये में 301 शेयर लिए हुए हैं, कह रहे 14 महीने से होल्ड है, आगे भी नज़रिया 2 से 3 साल का है, आगे आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो बीच में हमने देखा फर्टिलाइज़र शेयरों में एक ख़रीदारी का मोमेंटम जो है बनता हुआ थोड़ा सा आया था। अभी अगर हम देखें एनएफएल 77 रुपये 78 रुपये के आसपास चल रहा है, और इनकी ख़रीद काफ़ी ऊपर की है, 128 रुपये में लेकर के बैठे हुए हैं। सर, अब इतना लंबा वक्त हो गया होल्ड करते हुए, तो हमारे कहने से तो निकलेंगे नहीं। 14 महीने हो चुके हैं और 2-3 साल होल्ड करना चाह रहे हैं। तो साल भर के अंदर अगर हम देखें तो इनको कोई विशेष रिटर्न तो छोड़िए, पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो शेयर ने 7-8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में करीब 40% टूटा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनएफएल पे? देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है 74 का एक क्रूशियल लेवल है। वीकली सपोर्ट उसी के आसपास है। क्लियर डाउन ट्रेंड है, कोई रेस्पाइट नहीं है मार्केट में। 100 का लेवल जब से टूटा है स्टॉक में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है। ऐसा कोई खरीदारी का ट्रिगर भी नहीं आया कि आप यहाँ से जाके या तो एवरेज करें या फिर यहाँ से कोई फ्रेश खरीदारी करें। 74 के नीचे जाएगा तो मुझे लग रहा है स्टॉक 57 तक भी आ सकता है। तो 74 या 72 उसी के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, उछाल पे निकल जाए। अगर किसी भी वजह से 90-92 भी आता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। ट्रेंड डाउन है, इसीलिए अगर मार्केट जब गिरेगा, अभी तो मार्केट स्टेबल है थोड़ा लास्ट 2 हफ्तों से, पर अगर मार्केट गिरेगा तो बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। किसी भी वजह से 90 के आसपास भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। मौका मिले निकल जाइए सर। एनएफएल में अभी कोई गुंजाइश नहीं है, 90 तक आता है निकल जाइए आप। एक स्टॉप लॉस लगाइए, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी निकल जाइए आप। ये राय आपके लिए है यहाँ पर। प्रवीण जी, संत राज यादव जी के से बातचीत कर लेते हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर और बोनस की टीम को होली की शुभकामनाएं। आपको भी संत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीएमआर एयरपोर्ट ले रखे हैं इन्होंने, वो इन्होंने 93 रुपये पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इसका नज़रिया क्या होगा, और ये डेली व्यूअर हैं बोनस के। थैंक यू पहले तो कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम को देख रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट एक और ऐसा शेयर जिसने काफ़ी थकाया है, 20 रुपये इनकी खरीद से दूर है, लेकिन 3 डिजिट में जाएगा नहीं जाएगा कब से हम लोग बात कर रहे हैं। सर, क्या 6 महीने होल्ड कर सकते हैं? आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए विपुल जी, ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा बेटर है स्टॉक का, और थोड़ा बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इंफ्रा वगैरह की स्टोरी अब मुझे लग रहा है वापस धीरे धीरे पिकअप करेगी। तो एग्जिट की सलाह तो नहीं है, ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, स्टॉक मजबूत सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे 85-88 तक तो जरूर जाना चाहिए। 100 तक जाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि यहाँ से फास्ट मोमेंटम आए। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, इसका भी 70 रुपए के आसपास है। काफी मजबूत डबल बॉटम का सपोर्ट बना हुआ है, तो 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 85-88 वहां तक जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 70 रुपये का एक स्टॉप लॉस अवश्य जो है आप मेंटेन करें, ये आपके लिए सलाह है। और हमारे साथ शिवम सोनी जी जुड़ चुके हैं। सोनी जी को नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून विपुल जी एंड अरुण जी। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कैसे हैं सर आप? सर मेरे मेरे तरफ से भी आपको, आपकी टीम को, अरुण जी को भी होली की शुभकामनाएं। और मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। और हैदराबाद में कहाँ पर हैं सर आप? कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम हैदराबाद करते हैं? पर सिकंदराबाद में है, प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा, प्राइवेट टीचर हैं, बहुत अच्छी बात। और हाँ। हमारे अरुण जी भी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। अरुण जी भी हैदराबाद अच्छा। में, हाँ बिल्कुल। आप जो है अरुण जी से पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका। सर हाँ, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके शो के थ्रू ही मैंने ये शेयर मार्केट स्टार्ट किया है। अरे, लगभग thank you। 1 साल से मैं मतलब आपको फॉलो कर रहा हूँ, साथ साथ मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि ओनली ऐसे ही शेयर मार्केट में एंट्री ली है। जी। आप लोगों को देखकर विपुल जी, अरुण जी और रवि सर और भी जो आपके यहाँ पर आते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देख रहे हैं। और अच्छी बात यह कि आप सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, आगे कंटिन्यू कीजिए आप। सर सर मेरे पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, जी। जिनमें से मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। जैसे कि आप लोग बताते हैं बाई ऑन डिप, भी तो मैंने डिप में खरीदा है। अभी लगभग 2 से 3% प्रॉफिट ही चल रहा है। तो मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, बस वही चाहते थे कि कैसे करें। और मैंने कुछ शेयर भी खरीदे हैं, तो मैं उनका नाम बताऊं आपको? हाँ बता दीजिए सर। सर IOC, NTPC, गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, हाँ। इस टाइप के सर शेयर हैं। अच्छा, जेके टायर भी हैं। हाँ, 5 नाम आपने लिए हैं, पांचों के पांचों हैं PSUs। और गेल है, NTPC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और क्या बताया आपने सर? कैनरा बैंक है। तो सर बहुत लोग कहते हैं PSUs पे बात करते हैं। आप देखिए ना, पूरे 5 शेयर इन्होंने लगाए हैं और पांचों PSUs पे लगाए हैं। कोई ऐसा है जिसको आप बाहर करना चाहेंगे? हालांकि नाम कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि IOC भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अब जो माहौल बन रहा है क्रूड को लेकर के, वो भी उतनी खराब स्थिति में नहीं है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? NTPC का क्या करें? जी नहीं विपुल जी, पहले तो शिवम जी को भी हैप्पी होली। अगेन ये मेरे ही शहर से बिलोंग करते हैं और मेरा जो ऑफिस भी है वो भी सिकंदराबाद में ही है। वाह। मैं रहता हैदराबाद में हूँ, तो दोनों ट्विन सिटीज है। तो पहले तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड, विपुल जी मुझे लग रहा है इन्होंने स्टॉक्स काफी अच्छे चुने हैं, लेकिन पूरे PSUs हैं और अच्छे लेवल्स के आसपास है। मुझे पता नहीं कौन से लेवल पे इन्होंने बाई किए हैं, पर IOC, NTPC ये दो तो विपुल जी लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, जब मैंने कहा था ये अच्छे स्टॉक्स है, वहां से स्टॉक्स थोड़े चले भी हैं और मुझे लग रहा है डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कैनरा बैंक भी अच्छे लेवल्स के आसपास है, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, सब कुछ PSU में डालेंगे तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब भी अगर मोमेंटम बनता है तो अक्रॉस द सेक्टर बनता है। तो थोड़ा बहुत प्राइवेट स्टॉक्स को बाई करें। प्राइवेट का मेरा मतलब है या तो बैंक्स को बाई करें या फिर इंफ्रा रिलेटेड स्टोरी है, कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है, उनके स्टॉक्स को भी ऐड करें। नो डाउट इन्होंने लिस्ट काफी अच्छी बनाई है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और अच्छा ये मार्केट में पड़ रहे हैं और अच्छे टाइम पे इन्होंने मार्केट में एंट्री की है, जहाँ पे 15-16% निफ्टी डाउन है, 20% के आसपास मिड कैप्स डाउन है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी स्टॉक्स अच्छे चुने हैं, पर थोड़े प्राइवेट नेम्स भी ऐड करें। जब भी मौका मिलेगा आगे तो हम प्राइवेट नेम्स का लिस्ट भी जरूर बताएंगे। पर मुझे लग रहा है इनमें से अगर पिक करना है तो IOC, NTPC, कैनरा बैंक, ये तीनों तो इन्होंने अच्छे पिक किए हैं, तो इनमें तो जरूर निवेश करके चल सकते हैं और थोड़े प्राइवेट नेम्स ऐड करेंगे तो और अच्छा रहेगा। 8 लाख रुपए रखे हैं, कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए लगा दिए और बाकी पैसे बचा करके रखे हुए हैं, तो वो ये वेट कर रहे हैं कि मतलब कब एंट्री लें। तो अभी कार्यक्रम के अंत में जो है कुछ एक शेयर जो है बताएंगे अरुण जी, उनसे पूछ लेंगे कि क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो उनमें से क्या इन शेयरों को लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं क्या, इस पर भी बात करेंगे। और इस बीच प्रवीण गुप्ता जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं विपुल जी होली के उपलक्ष्य में इन्होंने गीत भेजा है फिल्म नदिया के पार का, और कह रहे हैं जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी हमें दिला दो वाह। चलिए अच्छी बात है, सब होली के मूड में है, इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते जो है हम लोग बातचीत करते रहेंगे। अरुण कपिल देव जी कह रहे हैं टाइटन को किस लेवल पे बाय करें। सर सोने चांदी में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन हमने देखा जेम्सन ज्वेलरी को लेकर के अभी भी थोड़ी सी अनिश्चितता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जेम्सन ज्वेलरी के नाम पे ले रखे हैं कल्याण ज्वेलर्स, PC ज्वेलर्स, इस तरह के शेयर हैं। क्या उनसे बेटर टाइटन होगा और टाइटन में एंट्री लेने के लिए क्या लेवल्स होंगे, और जिनकी पोजीशन कल्याण ज्वेलर्स और PC ज्वेलर्स में है उनको आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए विपुल जी, जहाँ तक कल्याण टाइटन की बात है, 2950 इसका सपोर्ट है, 2950 और 2900 इसके मजबूत सपोर्ट है।
ऑलरेडी एक सपोर्ट था वीकली पे 3100 के आसपास, वो टूट चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है आराम से 50-100 रुपए का नीचे का मोमेंटम आ सकता है। तो एक लौता स्टॉक है जो ओवरऑल गोल्ड में काफी अच्छा कर रहा है। गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में जो है, या फिर जो अभी तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो है टाइटन। तो मुझे लग रहा है डिप पे बाई करें, 2900 2950 आता है तो वहां पे ऐड ऑन करके चले, वहां तक मुझे लग रहा है प्राइसेस मिल सकते हैं। पीसी ज्वेलर्स अगेन विपुल जी कोई राय नहीं है, कभी बाई की सेल की सलाह दी भी नहीं है, तो वहां से तो क्लियरली एग्जिट है। कल्याण ज्वेलर्स पे मुझे लग रहा है वहां पे भी कोई पॉजिटिव राय नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर गोल्ड सेक्टर में रहना है तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे ध्यान दे, या फिर टाइटन जो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं गोल्ड वगैरह के बिजनेस में। तो टाइटन, मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, ये 2 से 3 स्टॉक्स पे ध्यान दें। इवन सेंको पे मेरी पॉजिटिव राय नहीं है बोलिए, वहां पे भी जितना हो सके उछाल पे निकल जाए। टाइटन इनको लेना है 2950 2900, इसके बीच में मिलता है तो जरूर बाय करके चल सकते। चलिए, तो ये सब ये जो होलिका दहन वाले शेयर है ना आज के, ये सब आप लोग नोट करते रहिए। सन को नहीं के लेना है तो अवॉइड कीजिए। पीसी ज्वेलर ट्रैक नहीं करते हैं, उनको मतलब बिल्कुल कोई राय नहीं है वहाँ पर, उसको आप बाहर कीजिए। जिनके भी पोर्टफोलियो में है, कल्याण ज्वेलर्स अवॉइड है। ये वो शेयर हैं जिनको नहीं लेना है आपको। अगर पोजीशन ही लेनी है तो जो नाम बताए गए हैं मुथूट के और बाकी शेयरों के, उसको आप लोग देखें। टाइटन के लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। ज्वाइन स्टडी जी कह रहे हैं सर कि अरुण मंत्री जी का स्वागत है, विपुल जी की पूरी टीम को होली की शुभकामनाएं। अरुण जी की विशेषता यही है कि वो बेहतरीन एंट्री लेवल बताते हैं। तो लोग आपकी प्रशंसाओं में कसीदे पढ़ रहे हैं सर। ये टिप्पणियाँ आपके लिए हैं कि एंट्री लेवल आपके काफ़ी शानदार होते हैं। इसको लेकर के ये जो है आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। संजीव कुमार जी जानना चाहते हैं JNK बैंक और सिटी यूनियन बैंक में, कह रहे हैं कि सर मुझे एंट्री लेनी है, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है, इन दोनों में क्या लेवल सही रहेंगे? तो सर PSU में जो है ख़ासतौर से जो छोटे बैंक हैं उनमें अभी आपका व्यू क्या है मिड कैप बैंकों को लेकर के? और अभी JNK बैंक और सिटी यूनियन बैंक में ये लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाह रहे हैं। अभी तो जिनकी भी एंट्री है वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए विपुल जी, दोनों ही स्टॉक अगर आप कंपेयर करते हैं तो सिटी यूनियन बैंक थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। तो वो एक अभी तक उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है पर कंसोलिडेशन में बाकी है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये आपको 87 के आसपास मिल सकता है। अगर 87 88 के आसपास मिलता है तो वो एक सपोर्ट रहेगा जहां से स्टॉक पलट सकता है। तो वो एक एंट्री का सही जोन है। अगर सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो ये इसका चार्ट भी थोड़ा मजबूत है और मल्टीपल वीकली सपोर्ट के आसपास है। एंट्री जोन अगर इनकी बात करते हैं तो वो 140 और 145 ये एक अच्छा इसका एंट्री जोन है। पर टेक्निकली विपुल जी क्लियरली दोनों ही अभी भी साइडवेज है, कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है, इसलिए खरीदारी की सलाह तो नहीं है। पर अगर एंट्री करना चाहते हैं तो नीचे में 140 145 के बीच में करें, वो एक बेटर लेवल होगा सिटी यूनियन बैंक में। चलिए, तो उम्मीद है आपको लेवल्स मिल गए होंगे। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं हमारी जोगनिया घर पे है जी। अच्छी बात है सर, आपके घर पर ही रहे, ये तो मतलब हम भी यही चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ललित जी हमारे साथ मौजूद हैं। ललित जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से, जय जगन्नाथ सर। उड़ीसा में कहाँ से बोल रहे हैं जी? कहाँ से बोल रहे हैं उड़ीसा से? उड़ीसा से मैं मयूरभंज से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं इरेडा का शेयर लिया हूँ हाँ। 230 रुपये में। 230 230 या 240? 230 230 पे लिए हुए 240 शेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जी। अभी लॉस में है सर आप, 100 रुपये एग्जैक्ट आपको लॉस हो रहा है पर शेयर। लॉस हो रहा है। हाँ, मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, उसमें राय क्या है बताएंगे तो अच्छा होगा। 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं। इरेडा पर जो है काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। 34 पे IPO आया था, मुझे याद भी याद है, और क्या शानदार रैली चली थी। और जब ऊपर लोग मना कर रहे थे कि भाई अब यहाँ बहुत महंगा हो गया है, तब भी लोगों का प्रेम जो है वो इरेडा के प्रति लगा हुआ था। सर 100 रुपये लॉस पे हैं पर शेयर, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। भाव आएगा क्या? देखिए विपुल जी, भाव आना थोड़ा मुश्किल है। नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन रिन्यूएबल्स के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो यूएस के रिलेटेड हो, यूएस से कुछ स्टेटमेंट्स आए और बाहर ग्लोबली भी कुछ ना कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए, इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। और स्टॉक अपने मल्टीपल सपोर्ट के आसपास है। 140 145 का सपोर्ट है। पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, मुझे याद है 140 का ही सपोर्ट है। इनका व्यू 1 साल का है, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 रुपए डाउन है और कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी यहाँ से काफी कुछ नीचे के लेवल्स दिखाए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है वापस 180 200 तक एक उछाल मिलेगा जब भी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा बहुत रिन्यूएबल की बात वापस आएगी।
तो 180 190 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक बार का एग्जिट लेने की सलाह है। करंट लेवल पे तो एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि इनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, तो प्राइस में जंप जरूर आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने लिया है, जो शो देख रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस 140 के नीचे ही है। अगर थोड़ा कुशन लेते हैं तो 138 का लगा ले। थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। 180 200 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए ठीक, ये सलाह जो है वो इरडा को लेकर के निकल के आ रही है। इस बीच स्टील स्ट्रिप व्हील्स को लेकर के काफ़ी देर से प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक हैं नितिन शर्मा जी, कह रहे हैं कि प्लीज़ टेल अब क्या करें। सर थोड़ा सा, जब आप इतनी मेहनत करते हैं कि आपने, मुझे लगता है सैकड़ों मैसेज भेजे होंगे, इसमें आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, एंट्री ले चुके हैं, किस भाव पर ले चुके हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर देते तो थोड़ा सा आपको लेवल्स बताने में आसानी होती, लेकिन फिर भी एक जनरल व्यू स्टील स्ट्रिप व्हील्स पे हम आपको दिलवा देते हैं। 173 पे इन्होंने लिया हुआ है, आज 1% की तेज़ी है। आपका व्यू क्या होगा सर नितिन जी के लिए? देखिए विपुल जी, वैसे फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 165 इसका मजबूत सपोर्ट है। इन्होंने बाई किया है नहीं किया है, इन्होंने मेरे ख्याल से क्लियरली लिखा नहीं है, पर अगर एंट्री करना है तो 165 के आसपास करें। 165 168 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से रैली शुरू हुई थी चार्ट पे, और ऑलमोस्ट स्टॉक काफी ऊपर गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 280 तक स्टॉक वापस जाके उसी के आसपास आया है। तो स्टॉप लॉस लगा ले 155 का, 155 का एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। विपुल जी, स्टॉप लॉस इसीलिए जरूरी है क्या, क्योंकि आजकल मिड कैप पे मोमेंटम जो है काफी फास्ट आता है। छोटी न्यूज पे भी बड़ा रिएक्शन स्टॉक्स देते हैं, तो 155 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 165 170 के बीच में एंट्री करें। टारगेट की जहां तक बात है 205 215 ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो स्टॉक तो अच्छा है, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, पर 155 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 155 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अगला सवाल जो है वो आ रहा है सर, दो शेयरों को लेकर के जानना चाह रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं और कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग का लेवल यहाँ पर बता दीजिए। एक तो है टाटा पावर, जिस पर कि इधर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, और दूसरा है हिंडाल्को, कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बताएं। इन्होंने अपना एंट्री लेवल तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ प्रॉफिट में है, ये निश्चित है। आज हम देख रहे हैं टाटा पावर थोड़ा सा दबाव में है, 1% के आसपास, और हिंडाल्को मेटल पैक में भी हमने देखा बीच में काफ़ी अच्छा एक कप मूव रहा। इन दोनों पे आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, क्या अभी बने रहना चाहिए और कहाँ पे इनको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ऊपर जी हिंडाल्को में प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा आया है और वापस मुझे लग रहा है नीचे मिल जाएगा इनको इजीली 650 640 के आसपास मिल जाएगा। आई डोंट नो इन्होंने कितने में बाई किया है, इसलिए वो लेवल्स कहना मुश्किल है, पर मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ हिंडाल्को में आ सकता है। काफी दिनों से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हिंडाल्को में तो प्रॉफिट बुक कर ले। टाटा पावर अगर 1 या 2 महीने और देते हैं तो मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा रुझान बन सकता है। नो डाउट स्टॉक 350 360 के बीच में ही लास्ट 5 दिन से ट्रेड कर रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिन में अच्छा कर सकता है। तो अगर टाटा पावर को 1 से 2 महीने रखते हैं तो मोमेंटम अच्छा बन सकता है ऊपर की तरफ, 370 380 तक भी ये लेवल दिखा सकता है। हिंडाल्को की जहां तक बात है, एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। हिंडाल्को में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ये सलाह आपके लोगों के लिए है। यहाँ पर हिंडाल्को को लेकर के टिप्पणियाँ आ रही है। टाटा मोटर्स, सर टाटा मोटर्स को लेकर के भी काफ़ी टिप्पणियाँ हैं। अभी क्या टाटा मोटर्स के लिए वर्स्ट पीरियड ओवर हो गया क्या, या फिर सर अभी वेट करें जो है इस तिमाही के नतीजों का और उसके बाद कोई स्ट्रेटजी प्लान करें? अभी हमने देखा कि जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे तो काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई थी पिछले क्वार्टर के नतीजों को देख करके। आज भी अगर हम देखें तो करीब 2% के आसपास की गिरावट है टाटा मोटर्स में। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 655 पे? तो मुझे क्लियरली बाई की सलाह है। पहले भी मैंने आपसे कहा 600 650 680 पे भी हमने बाई दिया है, क्लियरली डिस्क्लेमर भी है, और 600 तक एक्यूमुलेट करने की राय दी है। तो ये 600 700 के बीच में की जो रेंज है ये क्लियरली बाई जोन है। यहाँ पे एग्जिट तो करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक 50% रिट्रेस हुआ है ऊपर से, ऑलमोस्ट 1200 तक के हाई थे, अब 600 के आसपास आ गया। और टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक अगर वो निफ्टी में है, नो डाउट नेगेटिविटी बनी रहेगी, क्योंकि ट्रेड वॉर अगर होगा तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि चाइना में भी इनका कारोबार है, यूरोप में भी है, सब जगह है। तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज को थोड़ा बहुत अब दिक्कत बीच में जरूर आएगी, पर ये लेवल्स बेचने के नहीं है, ये लेवल्स ऐड करने के हैं। कैश की मैं बात कर रहा हूँ, F&O में तो जरूर स्टॉक को अवॉइड करें, कोई ट्रेड नहीं है, पर कैश में जरूर ऐड करके चल सकते हैं। 600 तक भी अगर वापस मिलता है तो वहां पे भी एडिशन करना चाहिए। मुझे लग रहा है अट्रैक्टिव लेवल्स है ये लेवल्स। इवन जो मैनेजमेंट की जो एनालिस्ट मीट थी या उन्होंने कमेंट्स दिए वो काफी अच्छे थे, मार्जिन भी उन्होंने मेंटेन करने की बात की है, जहाँ की दूसरी कंपनियों ने कहा है कि उनकी प्रॉफिट वार्निंग आ सकती है। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स नो ब्रेनर है करंट लेवल के आसपास 600 650 के बीच में।
कैश में ऐड करना चाहिए, एफ एंड में ट्रेड ना करें। एफ एंड में हो सकता है मोमेंटम दोनों साइड बने, पर कैश में डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय है यहाँ पर। अगले दर्शक पश्चिम बंगाल से हैं जयंता घोषाई साहब, घुराई साहब हमारे साथ हैं। जयंता जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। अरे बहुत अच्छी बात है सर। जयंता साहब, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सब भालो। हाँ सर, सब भालो। होली का आपको भी, और आपका नया चैनल मनी 9 से दाबोना, सबको बधाई हो। थैंक यू सर। होली, हैप्पी होली सर। हाँ, आपको, आपकी फैमिली को, सबको हैप्पी होली। आप जरा बताइए क्या सवाल है आपका सर। सर मेरा पास टाटा स्टील का 138 में नया खरीदा हूँ, अच्छा। और 240 शेयर है, और अदानी पावर का 506 में खरीदा हूँ, वो भी 200 शेयर है। लगभग होल्ड कर सकता हूँ 2 साल तक। 2 साल तक तो दादा, अभी तो हो रहा है आपको प्रॉफिट। 138 पे लिया आपने, 138 पे 151 का भाव आ गया है। अब जरा पहले तो ये पूछ ले कि थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करें होली के लिए, या अभी 2 साल तक बैठे रहना चाहिए। और दूसरे में भी आपको, हाँ ये जरूरी है सर, क्योंकि आप बहुत लोगों के प्रॉफिट हो रहे थे और गायब हो गए। चलिए, टाटा स्टील में बात करते हैं। जब से बात हुई है चाइना के प्रोडक्शन कट की, तब से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में है टाटा स्टील। अब 150 के ऊपर। हालांकि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें 180-190 तक के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं टाटा स्टील को लेकर के। अभी सर टाटा स्टील पे क्या करें, 2 साल के लिए होल्ड करें या थोड़ा मुनाफा बुक करें? पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, फिर अदानी पावर पे आते हैं। बिल्कुल जी, 2 साल का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें, पर ऐसा ना हो कि 2 साल के अंदर कभी वापस 138-40 आ जाए तो फिर ये एग्जिट कर दे। अगर प्योर 2 साल रखते हैं पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक में मोमेंटम वापस 180-200 तक जा सकता है, क्योंकि 2 साल में चीजें काफी बदलेगी। ओवरऑल ट्रेड वॉर के कंसर्न भी कम होंगे, चीजें भी सुधरनी शुरू होगी। तो ऐसे बुरे माहौल में भी स्टॉक 150 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है अगर 2 साल प्योरली अगर बिना प्राइस देखे जस्ट रिजल्ट्स को ट्रैक करते हुए रखते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वापस एक बार 145-140 आ जाए तो वो एक चीजें जरूर देखने को मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छे पैसा इस स्टॉक पे बन सकता है। अच्छे पैसे बन सकते हैं 2 साल का अगर नज़रिया है तो। अदानी पावर पे भी 2 साल का नज़रिया है। 506 पे बताया था शायद इन्होंने, 514 आ गया है। क्या सलाह रहेगी? थोड़ा 2-4-5-6 दिन हो गए यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए इसे 500 से 515 की रेंज में। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अदानी पावर पे? बिल्कुल जी, अडानी ओवरऑल ग्रुप में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती है, कुछ ना कोई न्यूज फ्लो की वजह से कैंडल्स जो है या फिर प्राइस एक्शन जो है काफी बड़ा बनता है। तो अडानी पावर के लिए मैं स्टॉप लॉस जरूर सुझाऊंगा इनको 470-460। इसका मजबूत सपोर्ट है, 4-5 हफ्तों के लोज उसी के आसपास है। तो अगर बेस फॉर्मेशन होता है विपुल जी, तो मुझे लग रहा है 600 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। 600-625 तक भी लेवल देखने को मिलेंगे, पर दिक्कत एक ही है, न्यूज फ्लो कोई चार्ट पे नजर नहीं आते। न्यूज फ्लो कब कहां से क्या आ जाए किसी को कहना मुश्किल है। इसलिए 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें नीचे में। 625 तक मुझे लग रहा है टारगेट बन सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा रहता है। तो स्टॉक का टेक्निकली भी स्ट्रक्चर थोड़ा सुधर रहा है, तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें 460-470 के आसपास। 625 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जा सकता है। टाटा स्टील में मैंने स्टॉप लॉस इसीलिए नहीं दिया विपुल जी क्योंकि चार्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अडानी पावर भी अच्छी है, पर न्यूज फ्लोस की वजह से स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। काफ़ी ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि 2 साल का नज़रिया है तो होल्ड करना चाहिए। कल एक दर्शक ने सवाल किया था और ये सवाल हमने आज सुबह 10 बजे वाले शो में भी पूछा कि अब जैसे इन्होंने बोला कि 2 साल का नज़रिया होल्ड कर लें। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग जो 2 साल के लिए लेकर के छोड़ देते हैं शेयरों को, अब उनके हाथ लगा क्या? आप जैसे इंडसइंड बैंक है, मान लीजिए 2 साल 3 साल आप वेट करते हैं और उसके बाद एक दिन के अंदर 27% शेयर टूट जाता है, तो फिर वो निवेशक अपने आप को थोड़ा ठगा सा महसूस नहीं करेगा कि अब करें तो करें क्या? तो ऐसे लोग जो बाद में फिर कमेंट करके, कल लोग बहुत दुखी थे और उसने कहा कि भाई हम तो ये सोच के चल रहे थे कि ठीक है अच्छे बैंक में पैसे लगाएं, हमारी क्या गलती है? तो आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे ऐसे दर्शकों के लिए? विपुल जी, आपने एकदम सही बात की है। ये चीजें काफी इनफैक्ट प्रैक्टिकली भी काफी बार हमारी भी काफी लोगों से बात होती है। तो ये विपुल जी इसमें एक चीज है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। काफी चीजें पहले भी हुई है, अच्छी से अच्छी कंपनी भी। मुझे डीएचएफएल के बारे में भी याद है। डीएचएफएल एक बार एक कंपनी, वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस, वो भी एक स्ट्रॉन्ग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी। फिर वहां पे इश्यूज देखने को मिले, अगेन उसके साथ क्या हाल हुआ ये सभी को पता है। येस बैंक का सभी को याद है। येस बैंक में वन ऑफ द काइंड ऑफ एक आप कह सकते हैं अच्छी बैंक से कुछ ना कुछ इश्यूज हुए, कंपनी नीचे आई है। दिक्कत ये विपुल जी, ये डायनेमिक्स मार्केट की ऐसी है, कोई ना किसी ना कभी
चीजें ऐसी हो जाती है कि मार्केट में एक बड़ी अच्छी कंपनी के भी नेगेटिव्स निकल के आते हैं और वो वेल्थ जो बनाना चाहते हैं वहां पे इरोजन देखने को मिलता है। विपुल जी, काफी दुख की बात है, मैं ये नहीं कर रहा कि दुख की बात नहीं है, और ये होता रहा है मार्केट में। हर 3-4 साल में कोई ना कोई 1 से 2 स्टॉक ऐसे निकलते हैं जहाँ पे उम्मीदें अच्छी रहती है, मैनेजमेंट अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, पर वे वेल्थ वैसी नहीं बनती, इनफैक्ट वेल्थ एरोड होती है नीचे की तरफ। विपुल जी, एकदम सही आपने कहा, ये फीडबैक सभी की तरफ से मिल रहा है और ये आपको क्या आप कह सकते हैं हार्ड लाइंस है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म जो है, ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि आप लेके भूल जाएं, आपको डेफिनेटली ट्रैकिंग भी करनी है। इनफैक्ट अगर आप ट्रैकिंग भी करेंगे तो भी आपके हाथ से वेल्थ इरोड हो सकती है, जैसा कि इंडसइंड बैंक में देखने को मिला। इतनी अच्छी बैंक है, सब कुछ अच्छा था, एक दिन कोई ना कोई न्यूज आती है, अगेन 25-30% स्टॉक गिर जाता है। तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खराब है, अच्छा है, पर पैसा तो विपुल जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है और 100 में से 1-2 कंपनी ऐसे आती है जहाँ पे दिक्कत आती है। मैं अभी भी ये नहीं कर रहा कि इंडसइंड बैंक खत्म हो जाएगी, मैनेजमेंट अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी चीजें होने के बाद स्टॉक जल्दी ऊपर नहीं जाता, वापस ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिलते, तो वो देखना पड़ेगा इंडसइंड बैंक में क्या होगा। पर विपुल जी, 2 चीजें इन्वेस्टर्स को याद रखनी है। 100 में से 2 या 3 कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको निराशा होगी और 90-95 कंपनी आपको अच्छे से अच्छा या तो मुनाफा देगी या अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो वही चीज है, आप अपने पोर्टफोलियो कैसा डाइवर्सिफाई करते हैं और कैसे रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। विपुल जी, ये नहीं कह रहा हमसे गलती नहीं होती, गलती हमसे भी होती है, कभी कभी स्टॉक रिकमेंडेशन गलत हो जाता है, पर मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, तो वो चीज आपको लेके ही चलनी है और ये सब चीजें मार्केट में आपके साथ आने वाले दिनों में भी होते रहेंगी। ठीक सर, अच्छी बात कही आपने। चलिए, इस बात को आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल कम से कम जो है ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है शेयरों को। और ठीक है, जैसा सभी बता रहे थे अरुण जी कि ट्रैक करने पे भी हो सकता है वेल्थ इरोड हो, लेकिन कम से कम जब आपको खबर पता लग गई तो निकलने का विकल्प तो रहेगा। कई बार बहुत सारे शेयर ऐसे रहेंगे, अब 3-3, 4-4 दिन लोअर सर्किट लग रहे हैं तो फिर उसमें फिर और मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप मतलब अपने शेयरों को अगर आप ले करके भूलिए मत, ये मतलब लब्बुल हुआ भी है, और रिजल्ट वगैरह चेक करते रहिए। सर, अभी वैसे चूँकि इंडसइंड का जिक्र छिड़ी गया है, अभी क्या करें? जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि इतना टूट गया, एवरेज कर लें क्या अभी, क्या मतलब क्या आपकी सलाह क्या रहेगी अभी इंडसइंड को, या फिर अवॉइड करना चाहिए, जिनके पास है लॉस बुक कर लें? आपकी टिप्पणी क्या होगी इंडसइंड को लेकर? जी, यूजुअली ये चीज हिस्टोरिकली प्रूवन है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जहाँ पे बैंक के ऊपर, बुक्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो वो स्टॉक जल्दी ऊपर नहीं जाता है। ये तो क्लियरली बुक हिस्टोरिकली प्रूवन है, वो चीज आपको इंडसइंड बैंक पे भी देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ से चलेगा भी तो स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा और या तो स्टॉक यही रहेगा या स्टॉक में गिरावट आ सकती है। स्टॉक को एक ही चीज बचा सकती है विपुल जी, वो है मैनेजमेंट का भरोसा या फिर अच्छे रिजल्ट्स। ये 2 चीजें हैं जो स्टॉक को बचा सकती है, बाकी कोई मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा ट्रिगर है। तो दिक्कत यही है, दोनों तरफ से कैसा डेवलपमेंट होगा ये आपको नेक्स्ट 3 महीने में मालूम पड़ेगा और 3 महीने बाद स्टॉक क्या रहेगा ये किसी का कहना मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के प्राइस के आसपास भी है या प्राइस से 100-150 रुपए नीचे भी है, तो एक बार का थोड़ा हार्ड सॉल्ट लेके आपको निकल जाना चाहिए। कोई बड़ा मुझे लग रहा है और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में जिनके 1000 के ऊपर की बाइंग है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों की ऊपर की बाइंग है, 900 के आसपास भी काफी लोगों की बाइंग हो सकती है। तो मुझे लग रहा है एक बार का नेक्स्ट 2-3 महीने थोड़ा वेट करें अगर किसी ज्यादा ऊपर की बाइंग है। मैनेजमेंट और रिजल्ट, ये 2 चीजें ही हैं जो मार्केट स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी। मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री आती है और रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई फ्रेश फ्लो या फ्रेश इनफ्लो फंड्स या बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से बैंक में आएगा, तो वहां एक दिक्कत जरूर रहेगी और स्टॉक डेफिनेटली मार्केट को अंडर परफॉर्म करेगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने ले रखा है विपुल जी, मैनेजमेंट की कमेंट्री और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, ये 2 चीज पर जरूर ध्यान रखे जाए। मैनेजमेंट की कमेंट्री और अगली तिमाही के जो नतीजे होंगे उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस बीच हमारे साथ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हमारे अगले दर्शक दीप चौधरी जी। चौधरी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से बोल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है सर। पहले भी हमारे साथ बात हो चुकी है आप लोगों के साथ। अच्छा, थैंक यू सर, और ऐसे ही हमेशा बीच बीच में बात करते रहिए। और होली की शुभकामनाएं। आपको भी सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से रंग खेलिए आप लोग, और आपका पोर्टफोलियो जगमगाता रहे, यही कामना है। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? जब मेरा 2 क्वेरी है, एक है गेल में अभी एंट्री ले सकते हैं क्या? गेल में अभी एंट्री? अच्छा। और दूसरा सवाल है मेरा 1 अक्टूबर जो मैंने 2 दिन पहले लिए थे 334 के भाव पे,
जी। जो 2 दिन के अंदर मोर देन 10% गिर गया, तो इसमें क्या एग्जिट करें या बने रहे, तो दोनों से सवाल था। चलिए ठीक है, गेल पे पहले बात कर लेते हैं। एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं, 160 के आसपास अभी चल रहा है और इस शेयर ने पिछले एक महीने में करीब 1% के आसपास टूटा है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं रही है। सर गेल में एंट्री ले सकते हैं क्या? करंट लेवल पे 160 के आसपास जो है चल रहा है अभी जो माहौल एक ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेके है थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो मुझे एक तो डिस्क्लेमर है, रिसेंटली हमने स्टॉक को एक्यूमुलेशन की राय दिया, ऑलमोस्ट 2-3 रुपए ऊपर ही है, तो वो एक चीज का डिस्क्लेमर है। और मुझे लग रहा है पीएसयूज जो ओवरऑल कंपनीज है, खासकर ऑयल एंड गैस के पीएसयूज और पावर के पीएसयूज, उनमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है और अच्छे लेवल्स के आसपास सभी स्टॉक्स आ चुके हैं। तो गेल में वैसे भी आप कह सकते हैं काफी बड़ी गिरावट आई है, तो डेफिनेटली एड ऑन करें। एड ऑन करना है तो सिर्फ कैश में करें, पोर्टफोलियो में करें, ट्रेडिंग के लिए ना करें, और एफ&ओ में भी बाय ना करें। अगर मुझे पता है ये एफ&ओ के लिए ट्रेड नहीं पूछ रहे हैं, पर जो भी इस शो को देख रहे हैं एफ&ओ में ऐड ना करें, पर कैश, हार्डकोर कैश में ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इजीली 15-20% का रिटर्न आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इजीली स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो हार्डकोर कैश पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। ठीक सर, चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जॉन कोस्टा जी ने अपनी आईडी बनाई है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, वाई डोंट यू टेक माई क्वेश्चन? अभी ले लिया सर, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। पीटीसी में एंट्री ले सकते हैं क्या इस रेट पर? ये एंट्री लेने वाले सवाल आज बहुत रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तक हम लोगों ने 7-8 सवाल ऐसे डिस्कस किए होंगे जिसमें लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो अभी भी लोगों का मतलब ये तो है सर कि पहले और अब में ये अंतर तो आया है। मुझे याद है 2008 के आसपास की जो गिरावट होती थी, लोग पैनिक में बाजार छोड़ के चले गए थे, फिर बीच बीच में आते थे जब बाजार में रिकवरी आती थी। इस बार लोग बाजार छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, एसआईपीज वगैरह बंद होने के जो नंबर्स हैं वो तो हैं, लेकिन अभी भी रिटेलर्स का भरोसा बाजार पे बरकरार है। आपकी क्या टिप्पणी है सर, और एंट्री लेवल पीटीसी इंडिया के लिए? बिल्कुल जी, बाजार जरूर लोग छोड़ रहे हैं, वो चीज जरूर देखने को मिल रही है, पर एक चीज ये भी है, एसआईपीज बंद हुए हैं, नई एसआईपीज खुले भी हैं। 40-44 लाख के आसपास एसआईपीज खुले भी हैं। और विपुल जी, उनमें कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनकी एसआईपी आप कह सकते हैं 2 या 3 साल की भी होती है, तो वो लोग भी यूजुअली प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग छोड़ रहे हैं, पर आपने सही कहा, पार्टिसिपेशन काफी कम हुआ है मार्केट में। खासकर मैं एफ&ओ की वॉल्यूम्स देख रहा था विपुल जी, नवंबर से अगर आप आज तक कंपेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है जो मेरे पास नंबर्स है 50 से 60% का एफ&ओ के वॉल्यूम्स घटे हैं, खासकर ऑप्शंस के। तो वो चीज तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी है। अगर डेरिवेटिव्स में अगर लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो वेल एंड गुड है, पर कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसे मार्केट में जहाँ पे विपुल जी 15% तक निफ्टी गिरा है, तो यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन जरूर बढ़ना चाहिए। और विपुल जी चूंकि बात आई है, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एसआईपी को बंद ना करें। अगर आपको पैसों की जरूरत है, पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दे। पर मुझे लग रहा है अगर कोई लगा सकता है या फिर जो कंटिन्यू कर सकता है एसआईपी को, सिर्फ मार्केट की गिरावट को देख के एसआईपी बंद ना करें। यही लेवल्स है जहाँ पे आपको एसआईपी का फायदा होगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कंपाउंडिंग, एवरेजिंग दोनों आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है विपुल जी, अगर जो पैसा लगाना चाहता है, जो पैसा लगा सकता है, उनको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। पर किसी के पास पैसा नहीं है या फिर आप कह सकते हैं पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो वो उनकी अपनी कॉल है। पर अगर किसी को पैसा लगा सकता है तो डेफिनेटली एसआईपी को बंद ना करे। मुझे लग रहा है एक्सीलेंट लेवल्स रहेंगे, यहाँ से आपकी एवरेजिंग भी अच्छी होगी, कंपाउंडिंग भी अच्छी होगी। सेकंड विपुल जी, पीटीसी की जहां तक बात है, 150 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। वैसे स्टॉक मेरे डेली ट्रैकिंग में नहीं आता है, पर चूंकि इन्होंने पूछा है तो 153-154 के आसपास एंट्री करें। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 150 रुपए का, 164 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में कोई निवेश की सलाह नहीं है, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा लगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा लग रहा। तो ये राय आपके लिए यहाँ पर जॉन कोस्टा साहब। उम्मीद करते हैं आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। एक और एंट्री लेवल, मतलब आज एंट्री का ही दिन है क्या? बबीता जी कह रही हैं ब्रेडिंगटन में एंट्री ले सकते हैं क्या? चलिए, लेवल नहीं है, एंट्री लेना चाह रही हैं, तो ये जानना चाह रही हैं क्या ये शेयर ऐसा है जिसमें कि एंट्री लेनी चाहिए। अभी अगर हम रेडिंगटन के शेयर प्राइस को देखें, आज बुरी तरह टूटा हुआ है, 4.25% के आसपास। इंट्राडे लो पे इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ रेडिंगटन का शेयर पिछले 5 दिन में 11-11.5% टूटा है ये शेयर। सर, ये जो गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्या उसके बाद फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या रेडिंगटन में? विपुल जी, अगेन स्टॉक मुझे लग रहा है नीचे जा सकता है, रिसेंट आउट परफॉर्मर रहा है, और 220 के नीचे जाएगा तो क्लियरली फ्री फॉल है। तो अभी तक कोई नीचे में सपोर्ट के लेवल्स या सपोर्ट के रुझान नजर नहीं आ रहे। टेक्निकली विपुल जी अगर मार्केट से कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छा स्टॉक है, अभी तक बड़ी गिरावट आई नहीं है। पर 220 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक 210 तक मिल सकता है।
तो फिलहाल विपुल जी कोई एंट्री की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी फॉलिंग नाइफ की तरह 2 दिन से गिर रहा है। मुझे लग रहा है 220 के आसपास आता है तो वो एक पहला एंट्री लेवल रहेगा, तो वहां पे आता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल एंट्री की सलाह स्टॉक में नहीं। ठीक। इस बीच महेंद्र जी कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप दोनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 1 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। आज मेरा पोर्टफोलियो 22% माइनस है, क्या करें? सर 22% माइनस है, बात सही है आपकी, काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये समय है थोड़ा सा धीरज दिखाने का। और हाँ, ऐसे समय में जब आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा हो तो ये रिव्यू करने का भी वक्त है अपने पोर्टफोलियो को। जो भी गंदगी है उसे साफ़ कीजिए। अगर कोई गलत शेयर आपके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आज होलिका दहन के दिन उनको स्वाहा कीजिए। थोड़ा बहुत लॉस बुक करके, कोई बात नहीं, अभी लॉस हो रहा है, अच्छे शेयरों को रखे रहिए। बाजार में रिकवरी आती है, आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक काफ़ी देर से हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मुन्ना जी हैं हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा जी, मुन्ना जी को नमस्कार। नमस्कार सर। मुन्ना जी नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर हम सूरत से बोल रहे हैं। हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। तो सूरत में जॉब करते हैं या फिर रहने वाले ही सूरत गुजरात के जी हैं? जॉब कर नहीं सर, हम रहने वाले वैसे तो बिहार के हैं, पर सूरत में जॉब करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बलिया से आप सूरत में काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? सर हम डायमंड लाइन में। डायमंड लाइन में। चलिए, वैसे खैर हीरे के व्यापार की, हाँ बिल्कुल, बहुत फेमस है। क्या टिप्पणी होगी सर, क्या टिप्पणी, क्या सवाल है आपका आज के लिए सर? सर सवाल क्या होगा आपका जी? एंजल वन पे। एंजल वन आपने लिया हुआ है, किस रेट पर लिया हुआ है सर? 2150 के भाव पे है सर। 2150 के भाव पर लिया हुआ। कब तक होल्ड कर सकते हैं? जी सर 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। और होली मनाने घर नहीं गए आप? जी नहीं, अभी नहीं गए हैं, हाल ही फिलहाल में दिवाली बाद ही आए हैं, तो अच्छा, नहीं ठीक है, हम लोग भी यहीं पर हैं सर, हम लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। एंजल वन 1958 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 2100 के ऊपर की इनकी खरीद है। सर अभी ये जो तमाम ब्रोकरेज फर्म के शेयर हैं उनमें क्या करें, क्या मतलब, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है मामला। पहले तो बहुत हर महीने अपडेट आती थी, बिजनेस अपडेट, इतने ग्राहक जोड़ लिए, इतने नए डीमैट अकाउंट खुल गए, और एंजल वन उसमें सबसे अग्रणी था और काफ़ी तेज़ी के साथ शेयर पे भी रिफ्लेक्शन वो देखने को मिल रहा था। अभी क्या करें जब थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया है? विपुल जी, आने वाले दिन में भी मुझे लग रहा है इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े बहुत आ सकता है। सभी ब्रोकिंग कंपनीज के नीचे आए और F&O में नए रूल्स भी आने की बात हो रही है। जैसा कि मैंने कहा विपुल जी, 50-60% वॉल्यूम्स घटे हैं, और एंजल वन जो कि आप कह सकते हैं अच्छा एक बड़ा ब्रोकर है, और F&O के वॉल्यूम्स भी काफी इनके अंदर नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा है आगे भी प्रेशर जरूर रहेगा स्टॉक में। जब तक इनके रिजल्ट्स नहीं आते इस क्वार्टर के, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं स्टॉक में मोमेंटम नीचे का ही रहना चाहिए। 1880-1900 के आसपास का सपोर्ट है विपुल जी, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन।